नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो आज से स्टार्ट करने वाला हूं मैं वेरी शॉर्ट रिवीजन, यानी हर चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम देखेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको यहाँ से ये पता लगेगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है किस चैप्टर से। देखिए, इससे पहले लगभग मैं सभी चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ और मुझे लगता है 1 या 2 चैप्टर बाकी रह गए होंगे, उनकी भी वीडियो मैं बना दूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन अब आप जल्दी जल्दी देख लीजिए कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने न्यूमेरिकल करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आप इन वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले चैप्टर में ये देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, ऐसा नहीं है जितना इसमें लिखा हुआ है इतना ही आप लिखें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उनकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्किप नहीं करनी है, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युत की। ये आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से आप ये देख लेंगे। देखिए, आवेश के प्रकार देख लीजिए। आवेश के प्रकार होते हैं 2, धनात्मक और ऋणात्मक। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया है धनात्मक और ऋणात्मक का। सजातीय आवेश होते हैं। सजातीय आवेश का मतलब होगा 2 समान प्रकृति के आवेश, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस कोमा माइनस हो, है ना। ये 2 आवेश या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो कहलाते हैं सजातीय आवेश। तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश यानी कि प्लस और माइनस, ये होते हैं विजातीय। आपको याद रखना है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, बस केवल हम यहाँ पर देख रहे हैं रिवीजन, ठीक है। तो सजातीय हो गए प्लस प्लस या माइनस माइनस, विजातीय हो गए प्लस माइनस, और उनके बीच लगेगा आकर्षण, ठीक है। ठीक है, ये प्रयोग करिए। तो ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, डीप में नहीं जाना किसकी प्रयोग किया गया है, केवल आप देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आवेश का संसूचन ये भी नहीं आपको पढ़ना है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं और भू संपर्कन क्या होता है, ठीक है। तो ये चालक आपको पता ही है कि विद्युत प्रवाह आसानी से होने देते हैं, उदाहरण में धातु और मानव का शरीर। और सबसे सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, ये आपको याद रखना है, Eg, ठीक है। सिल्वर आपको याद रखना है। अच्छा, साथ में सिल्वर का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है। सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47, ये आपको याद रखेंगे। सोने का परमाणु क्रमांक भी याद रखेंगे 79, ये भी याद रखना है। या अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब विद्युत रोधी क्या होते हैं, जो प्रवाह नहीं होने देते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक या लकड़ी। और भी ले सकते हैं, रबड़ भी होता है, कागज़ भी होता है, ये भी सब होंगे, है ना। रबड़ भी आप याद रखेंगे, रबड़ लिख लीजिए, कागज़ लिख लीजिए, ये भी नहीं होने देते हैं। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं होने देंगी, PFC, पॉलीएस्टीरीन, पॉली एथिलीन, ये सब भी विद्युत का प्रवाह नहीं होने देंगे, ठीक है। भू संपर्कन क्या होता है, अर्थिंग। देखिए, पृथ्वी से आपने घर में भी देखा होगा पहले, अगर आप थोड़े से पुराने ज़माने में जाएं तो वहाँ अर्थ लगाते थे हम पृथ्वी से, तो उसे बोलते हैं भू संपर्कन, यानी कि अर्थिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद पढ़ना है आवेश के मूल गुण। नंबर फर्स्ट पे होता है आवेश की योज्यता। देखिए, आवेश की योज्यता का क्या मतलब है। ये मान लीजिए एक पदार्थ है, इस पर अंदर ये 3 आवेश दिए हुए हैं, तो इस पर जो कुल आवेश होगा ये इनके योग के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इसके अलावा और भी होते, 1 माइक्रो कूलम होता, 2 होता, 3 होता, 3 प्लस के होते, माइनस का 2 होता और माइनस का 1 होता, ये और मान लीजिए। तो कुल आवेश कितना होता, सब जोड़ दीजिए, प्लस वाले प्लस कर दीजिए, माइनस वाले माइनस कर दीजिए, -1 -2, तो ये 3 कट जाएगा, तो 3 माइक्रो कूलम। यानी जो कुल आवेश होगा वो सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। हमें ये पता है कि कोई भी पदार्थ होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, तो उस पदार्थ पर संपूर्ण आवेश उन कणों के अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है, बीजगणित योग के बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है। ये भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हैं चैप्टर फर्स्ट की, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, विस्तार से मैंने इन्हें समझाया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा गुण है आवेश का संरक्षण। ये आप देख सकते हैं, आवेश का संरक्षण क्या होता है कि किसी वियुक्त निकाय ले लीजिए, कोई पदार्थ ले लीजिए, उसका कुल आवेश जो होता है वो नियत रहता है, वो नहीं बदलेगा, है ना। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रहेगा आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर Ne। तो सभी मुक्त आवेश मूल इकाई E के पूर्ण गुणज होते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें E का मान याद रखना है, ये वैल्यू होती है E की वैल्यू। खोज किसने की है, फैराडे ने। कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, केवल ज्ञात क्या रखना है, याद रखना है ये E का मान। वैसे E का मान तो आपको मिला गया ही, इसमें भी कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो आवेश के क्वांटीकरण में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी N, E की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
देखिए ये नोट में दिया है, यह जो नियम होता है आवेश का क्वांटीकरण, ये माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म स्तर पर महत्वपूर्ण है। स्थूल स्तर पर आवेश को सतत माना जा सकता है, यानी बड़े तत्वों के लिए। जो छोटे तत्व होते हैं उन पर आवेश ये चेंज हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे आवेश बढ़ेंगे, सॉरी तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो आवेश को सतत माना जा सकता है लगभग। ठीक है, मात्रक याद रखना है, आवेश का कूलाम होता है। एक कूलाम बड़ा मात्रक होता है, ये भी हमें पता है, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, कोई नहीं पढ़ना है, ना जल का पढ़ना है। ये एक माइक्रो कूलाम, ये मिली कूलाम, इन्हें तो आप पता ही होगा, इसकी भी कोई खास आवश्यकता है नहीं। इसके बाद देखिए ये है कूलाम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें याद क्या रखना है कि शर्त ये है कि दो बिंदु आवेश हों, और दूसरी शर्त ये भी है कि स्थिर हों। ठीक है, पॉइंट चार्ज का ही मतलब है कि स्थिर होना। ठीक है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही वैलिड है। और कूलाम का नियम है क्या, कूलाम का नियम ये है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान याद रखना है, ये होता है के का मान। ठीक है, तो के की वैल्यू ये होगी। अच्छा ये बात याद रखनी है, यहाँ बल में जो न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ लिखें डाइन, मीटर की जगह लिखें सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम की जगह लिखें हम स्थित कूलाम। तो के का मान जो होगा वो 9×10⁹ की जगह हो जाएगा के बराबर 1। ये आपको याद रखना है, यानी सारे मात्रक अगर हम सीजीएस पद्धति में लेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी 1। याद रखना है आपको, ठीक है, जरूर याद रखना है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता, वेरी इंपॉर्टेंट। मान, मात्रक, विमीय सूत्र दोनों चीज़ इसकी याद रखनी है। कूलाम का नियम सदिश रूप याद रखना है। सदिश रूप ये कहता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा तो दूसरा आवेश भी उस पर उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। भाई न्यूटन के थर्ड नियम का ये पालन करता है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिएक्शन का नियम जो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो इस नियम का पालन करता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये जरूर ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे और देख लीजिए। तुलना करनी है वैद्युत बल की, करें तो कर लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं। देखिए वैद्युत बल ये होता है, ये आवेश पर डिपेंड करेगा। जो वैद्युत बल होगा वो आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों, दो पदार्थों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उन दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये हो गया वैद्युत बल, ये कूलाम के नियम के अनुसार है। अच्छा यहाँ याद रखना है, अगर सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण लगेगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण है, ध्यान रखना है। वैद्युत बल सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग बल है, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बल। फर्स्ट तो हो गया प्रबल नाभिकीय बल होता है, सबसे मजबूत बल दुनिया का। दूसरे नंबर पर यही होता है वैद्युत चुम्बकीय बल बोल सकते हैं या वैद्युत बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मजबूत में ये दूसरे स्थान पर आता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे कमज़ोर बल है, दुर्बल बल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देख लीजिए कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना शक्तिशाली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 10⁻39। ठीक है, ज़रूर याद रखना है। चलिए देखते हैं और आगे। इसके बाद देखिए धातु के गोलों का संपर्क है ये। अब इसमें क्या है कि यदि इसे बोलते हैं हम, संपर्क छोड़ दीजिए, आपको याद रखना एक शब्द, इसे बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण क्या होता है कि जब धातु के दो गोले लीजिए और उन पर अलग अलग आवेश है ना, तो उस जब उन दोनों को आपस में संपर्क कराएंगे और फिर अलग हटा के रख देंगे तो आवेश जो होगा वो दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। अब सपोज दैट एक पर आवेश Q है, दूसरे पर 0 है, तो दोनों पर पहले टच कराएंगे, टच कराने पर आवेश कितना हो जाएगा Q/2 और Q/2, दोनों पर आवेश आधा आधा हो जाएगा, Q/2 और Q/2, ये आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं हम आवेश का पुनर्वितरण। अच्छा यहाँ पर एक सॉल्विंग ट्रिक भी याद रखनी है, क्या है कि दूरी का प्रभाव देख लीजिए। दूरी का प्रभाव क्या है, तो दूरी का प्रभाव है कि अगर दूरी आधी कर दें r/2 तो बल हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो दूरी आधी होगी। देखिए अगर यहाँ क्या कंडीशन है, f व्युत्क्रमानुपाती r² है ना। अब क्या कंडीशन है कि अगर r का मान कम करेंगे तो f का मान बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, देखिए इस हिसाब से बढ़ेगा कि अगर हमने वो दूरी आधी करी है तो बल 4 गुना बढ़ेगा, है ना। अगर दूरी कर दें तिहाई r/3 तो ये 9 गुना बढ़ जाएगा। ये याद रखना है आपको, मतलब जो भी दूरी दे रखी है उसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग करना है, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, है ना। तो ध्यान रखना है, दूरी जितनी भी करते जाएंगे उतना ही गुना बल बढ़ता चला जाएगा। दूरी कम करते जाएंगे तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे दूरी 2 गुनी कर दीजिए तो बल 1/4 गुना, 1/4 हो जाएगा प्रारंभिक बल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दूरी का ये प्रभाव है,
नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बताता हूँ। अगर मान लीजिए दूरी 2r कर दी जाए तो बल जो हो जाएगा 1/4 हो गया ना, 1/4r², तो ये 1/1/4 हो जाएगा बल। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। इसे बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण और ये हो गया दूरी का प्रभाव। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए क्वांटीकरण इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, के का मान, के की दोनों वैल्यू याद रखनी है। अगर सारे मात्रक एम केस में है तो वैल्यू ये याद रखनी है, सारे मात्रक सीजीएस पद्धति में है के का मान 1 याद रखना है, दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वांटीकरण क्यू बराबर एन होता है, कूलाम का नियम ये रहा। सदिश रूप क्या कहता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाए तो दूसरा आवेश भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, यानी कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का भी पालन करता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल, भाई एक बात सुन लीजिए, अध्यारोपण का ये है एक हमारे पास एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें बल निकालना है। तो भाई ये तीनों और कोनों पर आवेश रखे हैं, इस पर मान लो F1 है, मतलब एक Q1 है, इस पर Q2 है, Q3 है, ये Q4 है, 4 मान लीजिए। तो हमें 3 पर बल निकालना है। तो ये तीनों आवेश इस पर बल लगाएंगे, ये कुछ बल लगाएगा यहाँ इधर, अगर प्लस होगा तो ये इस पर यहाँ बल लगाएगा कुछ, ये इसके बीच से बल लगाएगा कुछ, है ना। तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो इन तीनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश का मतलब क्या होता है, देखिए सदिश योग से मतलब है दिशा भी साथ में लेनी है, ये भी ध्यान रखें। एक होता है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग में केवल परिमाण ऐड करते हैं, लेकिन सदिश योग में क्या करते हैं, दिशा भी साथ में ऐड करेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए इसके बाद पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको विस्तार से समझाया। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस जहाँ कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, तो ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र। मतलब ये किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा। मान लीजिए प्लस आवेश है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए चित्र में दर्शाया विस्तार से। प्लस आवेश का बाहर की ओर है, देख लीजिए ये सब बाहर की ओर है, ये है ना, ये सब बाहर की ओर है। और माइनस वाला होता तो अंदर की ओर होता। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई आर बराबर होगा F/Q। क्यू जो है एकांक धनावेश है। अब परीक्षण आवेश देख लीजिए कि परीक्षण आवेश क्या होता है। छोड़ दीजिए परीक्षण आवेश, आप छोड़ दीजिए। परीक्षण आवेश के बारे में आपको केवल इतना जान लेना है, यह कूलाम के नियम का पालन नहीं करेगा, ये किसी पर बल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि Q0 जो होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि आवेश स्रोत जो स्रोत आवेश है, बिंदु आवेश है, वो विचलित ना हो। ये ध्यान रखना है आपको। केवल परीक्षण आवेश, ये बात याद रखनी है कि परीक्षण आवेश का मान जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत नगण्य होता है, ये किसी पर प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए। और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश होगा, वो होगा बाहर की ओर, त्रिज्या बाहर की ओर है ना, और जो माइनस वाला होगा वो अंदर की ओर होगा। इसका फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। आर कैप छोड़ दीजिए, ये सदिश रूप में है, हम केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र है ये। यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा, ये नहीं पढ़ना है, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये भी नहीं पढ़ना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश का गिरना, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब कोई आवेशित विद्युत होगा विद्युत क्षेत्र, तो उस पर जो उसका मतलब बल होगा, उस पर कार्यरत बल उसके विद्युत बल के बराबर होगा, है ना। तो ये भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ये कुछ कंडीशन और देख लीजिए, इसे फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को गिराएंगे हम, तो उसका जो त्वरण होगा ये बराबर F/m होगा। अब विद्युत क्षेत्र में क्योंकि गिरा रहे हैं उसे हम एक समान क्षेत्र में, तो F की वैल्यू होगी QE, तो इसकी वैल्यू QE/m। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कण पहले गिरेगा, कौन सा कण बाद में गिरेगा, ये बात आपको याद रखनी है। H दूरी से हमने गिराया है। ठीक है, तो T बराबर हो गया √2H/a। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो MCQ क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो √2HM/E इंटू ई। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, H ऊंचाई हो जाएगी। अब ऊंचाई समान होगी तो देखना है कि कौन सा कण पहले गिरेगा। तो इलेक्ट्रॉन बनाम प्रोटॉन देखते हैं, तो T जो है वो अनुक्रमानुपाती है √m के, है ना, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका समय भी ज़्यादा होगा। तो अब प्रोटॉन है भारी, तो MP प्रोटॉन क्योंकि ज़्यादा, ध्यान रखना है जो भारी है उससे ज़्यादा समय लगेगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि T जो है अनुक्रमानुपाती हुआ √m के।
अब जिसका m ज़्यादा होगा द्रव्यमान, वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो जो भारी होगी वो पहले गिरनी चाहिए नियमानुसार। तो लेकिन यह कंडीशन ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गिराएंगे, आवेश को गिराएंगे, तो वहाँ पर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उससे गिरने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो विद्युत त्वरण होता है उसकी वैल्यू होती है लगभग 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण कुल ही 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब जी को मान, जो जी का मान होगा वो लगभग नगण्य ही होगा एक के सापेक्ष, मतलब विद्युत त्वरण जो होगा, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के सापेक्ष बहुत ज़्यादा भारी है, यानी बहुत अधिक है। तो इसलिए जी को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसलिए गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, ये ध्यान रखना है। त्वरण के कारण, त्वरण पर फोकस करना है। जो विद्युत त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण से काफ़ी ज़्यादा भारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मान बड़ा है उसका। चलिए देखते हैं अब आगे। इसके बाद देखिए वैद्युत बल रेखा पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए वैद्युत बल रेखा क्या होंगी, तो वैद्युत बल रेखा होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर खत्म होती है, एक बात तो याद रखनी है। रेखाओं का जो घनत्व है वो क्षेत्र की प्रबलता दर्शाता है। जितनी ज़्यादा पास पास रेखाएं होंगी प्रबल क्षेत्र होगा, जितनी दूर दूर होंगी उतना दुर्बल क्षेत्र होगा, एक बात तो याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है। पहली बात तो निष्कोण है बिना एंगल के, दूसरी बात ये काल्पनिक है, तीसरी बात ये वक्र हैं। तो ये तीनों बात आपको याद रखनी है, निष्कोण, काल्पनिक और वक्र रेखा हैं ये, है ना। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्लस से स्टार्ट होंगी, धनावेश से, और माइनस पर ये खत्म हो जाएंगे। अब इसके गुण देख लीजिए। देखिए गुण इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करके जाने हैं, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। दिशा क्या होती है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अगर काट दिया तो क्या होगा, उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होंगी, जो कि संभव है। ये दोनों गुण हो गए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परिभाषा हो चुकी है, काल्पनिक वक्र होती हैं, बता दिया है मैंने सब कुछ। गुण याद रखने हैं, प्लस से शुरू होकर माइनस पर खत्म हो जाती हैं, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, खुला वक्र होती हैं ये, एकल आवेश के लिए अनंत से शुरू या अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। ये वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले इस पहले चैप्टर की 2-3 बातें और देख लीजिए। ये वैद्युत द्विध्रुव वाली, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव याद रखना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बनाने का है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी एक प्लस आवेश हो और दूसरा हो माइनस आवेश। ठीक है, तो इन्हें बहुत कम दूरी पर रखेंगे, 2L दूरी पर, तो अल्प दूरी पर जो रखेंगे तो बनेगा निकाय वैद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण देख लीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश होता है। तो एक आवेश ले लीजिए और दोनों के बीच की दूरी ले लीजिए, गुणा कर दीजिए। पी वेक्टर बराबर होगा Q गुणा 2A, ये याद रखना है। 2L ले सकते हैं, 2A ले सकते हैं, बीच की दूरी यहाँ A ली है तो यहाँ A ले लेंगे, तो A हो गया। मात्रक क्या बनेगा, Q का मात्रक कूलम हो गया, A का मात्रक मीटर हो गया, तो मात्रक हो गया कूलम मीटर। विमीय सूत्र बना दीजिए, LTA हो जाएगा, है ना, LTA। तो विमीय सूत्र भी आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन पढ़ के जानी है, अच्छे से तैयार करके जानी है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक है अक्षय स्थिति में, अक्षय को बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति और बोल देते हैं, तो दोनों मतलब याद रखना है आपको कि या तो अक्षय लिखा आएगा या अनुदैर्घ्य लिखा आएगा, अक्षय स्थिति अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति। अगर निरक्षय आएगा तो अनुप्रस्थ भी साथ में आएगा। अब देखिए अक्ष के लिए हमने डेरिवेशन कराई है चैप्टर में, तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जानी है, विद चित्र सहित ध्यान रखना है। E बराबर 1/4πε0 2p/r/q। यहाँ केवल शॉर्ट रिवीजन है, यहाँ डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी। मैं बता रहा हूँ केवल आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है चैप्टर से, तो एक बार ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। ठीक है, तो अगर अभी ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो ये मान के चलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे गॉस थ्योरम तक। और जो भी MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी आपके दिमाग में डाउट है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, वो कन्फर्म हो जाएगा। देखिए एग्जाम की तैयारी में ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होने के कारण हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, समय इतना है नहीं, तो केवल ये देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन्हें नहीं छोड़ के जाएंगे, दोनों डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी और निरक्षय स्थिति वाली भी। देखिए सेकंड कंडीशन है विषुवतीय तल। अब देखिए यहाँ से कितना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि या तो विषुवतीय तल लिख दे, निरक्षीय स्थिति लिख दे, निरक्ष भी लिख सकता है वो, कि निरक्षीय स्थिति भी लिख दे, या इसके अलावा अनुप्रस्थ स्थिति लिख दे, अनुप्रस्थ। तो ये तीन चीज़ों में से कुछ भी लिखा मिलेगा तो आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, डेरिवेशन तैयार करनी है। तो एक कन्फ्यूजन ये दूर होगा, है ना। तो ये भी लिखा सकता है कि बिंदु द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित है। अब कौन सा बिंदु स्थित है वो, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें,
क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ, जो बिंदु है वो द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, ये फॉर्मूला बनेगा, देखिए यही बनेगा। तो ये क्या है, 1/4πε0 और P/r3। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डेरिवेशन वही बनेगी सेम, चित्र भी आप वही बनाएंगे सेम। यहाँ से ये लाइन जोड़ दीजिए, ये वाली है ना, और ये बन गई पॉइंट, ये इधर जाएगा, ये इस पॉइंट पर ही आ जाएंगे। तो ये सब वही बनेगा चित्र, ठीक है, निरक्षीय स्थिति वाला। अब देखिए इसके बाद और क्या रहेगा इसमें, ये तुलना है, इससे तो आप चाहे देख सकते हैं, नया तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। अक्षय स्थिति में ये कंडीशन है, सूत्र बन के आएगा, ई अनुक्रमानुपाती होगा 2p/r क्योंकि ई और पी जो होंगे दोनों समान डायरेक्शन में होंगे, यहाँ विपरीत डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है निरक्ष के 2 गुना होती है, ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बनेगा, है ना। और ये बनेगा एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि जो अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना होती है। अब देख लीजिए, और अब एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, तो कुल बल क्यू ई होगा या माइनस क्यू ई होगा। तो बल आघूर्ण देखते हैं, अलग अलग रेखाओं पर लगते हैं क्योंकि, इसलिए गुणन करेगा। तो टो बराबर पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। भाई क्रॉस हमने ये पढ़ा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर है ए बी साइन थीटा के। तो ऐसे ही पी क्रॉस ई किसके बराबर हो जाएगा, पी ई साइन थीटा के। तो ये आपको याद रखना, टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखिए सतत आवेश वितरण, ये 3 प्रकार के हो गए। एक तो होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और एक आयतन आवेश वितरण। देखिए विस्तार से मैंने इन्हें समझाया, आप उन वीडियो को जाके जरूर देखें, अगर नहीं देखा है तो उन्हें समझना है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, आयतन आवेश घनत्व हो गया, तीनों फॉर्मूले हो गए। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट, कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपको पढ़ के जाना है, ये सेकंड के लिए वैद्युत फ्लक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो किसी फर्स्ट पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखा कह सकते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है। अदिश राशि होती है, फाई बराबर होगा ई ए, ये भी ध्यान रखना है, फाई से डिनोट करते हैं इसे हम, ये होगा फाई बराबर ई ए, ठीक है। तो फाई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा होता है वैसे तो, पर ये ले लीजिए। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, दूसरा ये बनेगा वोल्ट मीटर। तो ये इनके बारे में मैंने विस्तार से बताया है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में गॉस थ्योरम की वीडियो जाके देख सकते हैं, तो अच्छे से समझाया है वहाँ पर। तो अदिश राशि होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर अभिलंबित होती है। क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश होता है और सदिश राशि है, ये बाहर की ओर अभिलंबित होती है दिशा इसकी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम। देखिए गॉस का नियम क्या होता है, सबसे पहली बात कि बंद पृष्ठ पर लागू होगा, है ना। तो और बंद पृष्ठ पर क्या बताएगा, ये वैद्युत फ्लक्स बताएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब जो पृष्ठ को चारों ओर से घिरे हुए है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना। जो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये फॉर्मूला होगा फाई बराबर ई डॉट एस क्यू अपन ε0। क्यू इन का मतलब है सतह के अंदर कुल आवेश जो होगा, यह कूलाम के नियम पर आधारित होता है ना। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति, एक डेरिवेशन भी है, वो आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। अब देख लीजिए, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 डेरिवेशन है, वहाँ से एक डेरिवेशन आपको आने ही वाली है, तो चारों डेरिवेशन अच्छे से तैयार करिए। अगर आप डेरिवेशन नहीं तैयार करके जाएंगे तो मानिए 3 नंबर आप यहाँ से खो देंगे। देखिए हमेशा ही मान के चलिए गॉस थ्योरम से एक डेरिवेशन आनी आनी है। सब क्वेश्चनों पर डाउट हो सकता है, लेकिन इस डेरिवेशन पर डाउट नहीं करेंगे, यहाँ से आएगा। देखिए क्या आ सकता है, पहले गॉस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। किसी भी आकार या साइज के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, जरूर ध्यान रखना है। सूत्र में क्यू सभी आंतरिक आवेशों का बीजगणितीय योग, मैंने अभी बताया था, आवेश की योज्यता वाला सिस्टम, है ना। आवेश पृष्ठ के अंदर कहाँ स्थित है इससे फर्क नहीं पड़ता है, पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा, यानी पृष्ठ से अगर बाहर है आवेश उसका कोई योगदान होता नहीं है। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक है, इसकी हम केवल इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, गणना के लिए चुनते हैं, ये पढ़ लेंगे। अभी देखिए बेलनाकार पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये वाली ये फॉर्मूला। तो ई बराबर कितना होता है, λ/2πε0 इंटू आर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये फॉर्मूला हो गए, ये वैद्युत क्षेत्र के हो गए।
ठीक है, सारे फॉर्मूला हो गए, डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, बला गुण हो गया, गॉस थ्योरम हो गई। अब अनंत लंबाई की गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। देखिए यहीं से हैं 4 डेरिवेशन, चारों तैयार करनी है। अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पूरी डेरिवेशन सॉल्व कराई है मैंने। इसमें इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये याद रखना है कि अगर आवेश रेखीय है ना, एक होता बिंदु आवेश, एक रेखीय आवेश, तो रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आर के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। वीडियो मैंने अपने वीडियो में विस्तार से बताया है, इस वाले में नहीं, पीछे वाले में, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन रेखीय आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है केवल। तो ये डेरिवेशन तैयार करनी है, इसमें पॉइंट आपको याद रखना है। तो बहुविकल्प क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं इसको लेकर, तो ध्यान रखना है कि ध्यान रखें अगर आवेश रेखीय है तो वहाँ ऐसा भी लिखा मिल सकता है r⁻⁻1, अगर बिंदु आवेश है तो वहाँ r⁻2 ही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्प में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन यहाँ से लिखनी नहीं है आपको, ये कंप्लीट डेरिवेशन है नहीं। हाँ, डेरिवेशन आपको कंप्लीट लिखनी है तो आप मेरी वीडियो जाकर देखिए पेपर आने वाली। ये तो केवल शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं जो आपके लिए एग्जाम में केवल ये जान सकें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, खोल के भीतर भी निकालना है, ये ग्राफ भी आपको देख कर जाना है, ठीक है। विद्युत आवेश के मूल गुण ये मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए इसमें एक ही पॉइंट और याद रखना है आपको कि दो आवेशों के बीच अगर बल लग रहा है तो वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। और देखिए और क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र रेखा हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और देखिए फॉर्मूले सारे याद रख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के, कि डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, अक्षीय स्थिति का क्या फॉर्मूला, निरक्षीय स्थिति का क्या फॉर्मूला है। टॉर्क मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी बल युग्म का आघूर्ण है। वैद्युत फ्लक्स भी हो गया है ये। और गॉस के नियम के चारों आपको डेरिवेशन तैयार करनी है। एक तो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की प्राप्ति। चारों डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है इससे, ठीक है। तो ये सभी आप तैयार कर लेंगे। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक याद रखेंगे, बीमीय सूत्र याद रखेंगे, और ये मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, आप ये लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया ये वोल्ट मीटर, न्यूटन पर कूलम है वोल्ट मीटर, विमेय सूत्र हो गया इतना mL_T−3A−1। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, विमा हो गई mL3T−3A−1। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर, विमा हो गई LTA। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो और इसमें कुछ मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, गॉस के नियम का कथन पढ़ेंगे, अनंत तार वाला डेरिवेशन पढ़िए, गोलीय खोल वाला ग्राफ पढ़िए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़िए, द्विध्रुव पर टॉर्क पढ़िए, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ये है शॉर्ट नोट्स, इसमें से आप तैयार नहीं करेंगे, आपको जो भी लिखना है आप मेरी पहली वीडियो में से जाकर लिख सकते हैं। अब यहाँ अब जो मैंने आकर आया वो शॉर्ट रिवीजन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लगभग सारे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो डालेंगे, तो उन्हें आप देखकर जरूर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।